हेलो बच्चों, आर के केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर सेकंड पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। ओके, चैप्टर 4 है, लेक्चर सेकंड। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन की स्पीड को कौन कौन से कारक अफेक्ट करते हैं, जरा देख लिया जाए। भाई देखिए, आपको पूरा रिएक्शन रेट से बहुत कुछ आप जान जाएंगे किसी भी रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन को रेट को कौन कौन से लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको भी समझ लें। तो पहली बात अगर मैं करूं तो कंसंट्रेशन। सेकंड बात करूं मैं तो प्रेशर। ये लोग डिस्टर्ब करेंगे। कैसे भी देखते हैं एक पॉइंट। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे रहें, लेक्चर को देखते रहें और समझ के लिखते रहें। और थोड़ा बहुत सहारा आप बुक का भी ले सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लिखवा नहीं रहा, केवल कॉन्सेप्ट बेसिस पर मैं आपको मैटर समझा दे रहा हूँ। थर्ड आप लिख सकते हैं टेम्परेचर। फोर्थ लिख सकते हैं आप कैटालिस्ट। फिफ्थ लिख सकते हैं आप नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, और लिख सकते हैं सिक्स लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट रेडिएशन। ये भी कहीं न कहीं अफेक्ट करती है। ओके, तो इस बात को हम लोग समझने का एक एक करके हम लोग पॉइंट को समझते चले। चलिए, तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है। इस बात को समझ लेते हैं हम लोग। कंसंट्रेशन, देखिए कंसंट्रेशन मीन्स ये हुआ कि अमाउंट, जो रिएक्टेंट का अमाउंट है। जैसे मान लीजिए आपने जो रॉ मटेरियल आपने लिया है कुछ बनाने के लिए, सपोज जैसे आपने चाय पत्ती लिया, चीनी लिया, दूध लिया, पानी लिया, आप चाय पकाना चाहते हैं, तो ये जो हमारे पास है, ये रॉ मटेरियल है, तो ये कितना अमाउंट में आपने लिया है, वो उसका कंसंट्रेशन है। तो याद रहे कि देखा क्या गया, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट का अमाउंट होता है मैक्सिमम होता है, उस दौरान जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो कहीं कहीं देखा गया स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। वो क्या होती है, फास्ट। और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है वैसे वैसे कहीं कहीं रिएक्टेंट घटता जाता है। भाई याद रखेंगे, जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट घटेगा। अब जब रिएक्टेंट घटेगा तो कहीं कहीं रेट ऑफ रिएक्शन भी घटने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट का अमाउंट या कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो अगर जो है रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा या ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा है। ओवरऑल कहने का क्या कॉन्सेप्ट निकला, कॉन्सेप्ट ये निकला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कहीं न कहीं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जस्ट प्रोपोर्शनल है। ओके, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, ये तो मेरा कंसंट्रेशन हो गया। सेकंड पॉइंट मैं ले लेता हूं प्रेशर। अब जरा देखिए, वास्तव में सॉलिड एंड लिक्विड पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। बट अगर गैसियस है, जो भी हमारा रिएक्टेंट है वो गैसियस कंडीशन में है, तो प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कैसे, इस बात को समझिए। जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और पास आएंगे, उनके बीच कोलिजन ज्यादा होंगे, टक्कर ज्यादा होंगे। और याद रखिएगा, कोलिजन ज्यादा होगा, टक्कर ज्यादा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप चाय पकाते हैं तो जब तेज उबालते हैं तो क्या होता है, भाई चाय आपकी जल्दी पक जाती है। इसका मतलब प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल है, जो चाय पत्ती के पार्टिकल है, वो तेजी से कोलाइड करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का कारण है कोलिजन्स बढ़ेंगे तो कहीं कहीं प्रेशर बढ़ाने पे कोलिजन्स बढ़ेगा, और कोलिजन्स बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन सॉलिड और लिक्विड के केस में चूंकि प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए उसके लिए आप उस चीज को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब हम देख लें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है।
टेम्परेचर का इफेक्ट भी लगे हाथ, समझ ले भाई। देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर थर्ड पॉइंट आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर होगा क्या, जो भी मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। भाई टेम्परेचर मतलब हीट करना, आप ऐसे समझिए टेम्परेचर मींस हीट से है। अगर मैं हीट करता हूं, टेम्परेचर देता हूं, तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो और तेजी से रन करेंगे, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी उनकी बढ़ जाएगी। भाई मास में तो चेंजिंग नहीं होगी पार्टिकल के, जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो कहीं कहीं रेट ऑफ रिएक्शन ही तो वेलोसिटी है, स्पीड ही तो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। मैं मान लेता हूं किसी भी रिएक्शन का जो टेम्परेचर मैं स्टार्टिंग में T1 लेता हूं, तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि अगर इसका टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज किया जाए, मतलब T1 था, अगर इसको T1 प्लस 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया जाए तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी रिएक्शन का वो 2 और 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, 2 और 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। और इस रेशियो को नाम दिया गया टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो इसे म्यू से लिखा गया टेम्परेचर, या म्यूटी भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब अब आप जैसे मैं मान लो, जैसे सपोज दैट किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 100 डिग्री पे रिएक्शन में करा रहा हूं, और अगर जैसे मैं 110 डिग्री करूंगा तुरंत रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाएगा। ओके, फिर 10 डिग्री इंक्रीज करूंगा फिर जस्ट डबल हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। तो उसका रीजन क्या था, उसका लॉजिक क्या था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका टेम्परेचर का इफेक्ट। वास्तव में देखिए केमिकल काइनेटिक्स में जनरली ये माइंड में रख लीजिएगा, जैसे अगर हमें पता करना है कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी कि नहीं, मतलब प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, तो इसका मतलब इसे कहते हैं फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होगी कि नहीं, एक कंडीशन ये होगी। अगर रिएक्शन होगी कि नहीं, इसको हमेशा याद रखिएगा, जानते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। अगर कोई आपसे पूछ ले थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, बल्कि इसे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम पता करते हैं कोई रिएक्शन होगी कि नहीं। अब अगर रिएक्शन हो रही तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, इसको हम लोग जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है तो इसका मतलब प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेगा। तो इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन, या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं कि रिएक्शन कितनी मात्रा में होगी, कितनी मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसको आपको जानना है तो उसके लिए आपको जो चैप्टर आप पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ द प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, इसको हम लोग जानेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब आप केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन कितनी मात्रा में संपन्न हो रही है। केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन की रेट क्या है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन होगी कि नहीं। तो ओवरऑल अगर आप देख लें तो केमिकल जो काइनेटिक्स है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का यूज इंडस्ट्री में जाता है। भाई आपको किसी प्रोडक्ट को जल्दी प्रिपेयर करना है तो आपको क्या करना होगा, रिएक्शन जल्दी कराना होगा, फास्ट कराना होगा। तो फास्ट कराने के लिए मैंने टर्म एंड कंडीशन बता दी, टेम्परेचर को डबल कर दीजिए, 10 डिग्री इंक्रीज कर दीजिए, रिएक्शन जस्ट डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कई फैक्टर है जिसको आप जान के धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने बता दिया, अब इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट भी लगे हाथ देख लीजिए। कैटालिस्ट देखिए, कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को तो अफेक्ट करते हैं लेकिन स्वयं में कोई चेंज नहीं होता। याद रखिएगा, अगर मैं कैटालिस्ट की बात करूं तो जान लीजिए कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है विदाउट कैटालिस्ट वो पॉसिबल ही नहीं, विदाउट कैटालिस्ट वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराऊं, ठीक है, तो मैं H2O बनाना चाहता हूं। यहाँ चले 2H है, यहाँ भी 2H है, यहाँ 2O है, तो यहाँ मैं एक O बैलेंस कर लेता हूं, तो यहाँ 2H2। ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर या नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं पॉसिबल है। ओके, लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं क्या करूं, प्लेटिनम कैटालिस्ट ले लूं, प्लेटिनम कैटालिस्ट ले लूं, तो देखा जाता है ये रिएक्शन इजीली पॉसिबल है,
इजिली पॉसिबल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैटालिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी रिएक्शन में, ये पॉसिबल हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, कैटालिस्ट का काम क्या होता है? देखिए किसी भी रिएक्शन में कैटालिस्ट का काम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज कर देता है, तभी रिएक्शन हो जाती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी की तरह देख लीजिए, हल्का समझ लीजिए। वैसे मैंने कहा ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये बीच की अवस्था है जिसे हम बाद में देखेंगे इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल, देखिए इधर मैं एनर्जी दिखा दे रहा हूं, हल्का समझ लीजिए इस बात को। इधर मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखा दे रहा हूं, रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब देखिए रिएक्टेंट की अपनी कुछ ना कुछ ऊर्जा है, लेकिन इतनी ऊर्जा इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अब अगर रिएक्टेंट हमारा किसी तरह इंटरमीडिएट यहां पर आ जाए, तो जैसे देखिए आप छत पे चढ़ना हो तो आपको एनर्जी की जरूरत है, लेकिन छत पे से नीचे आना हो तो एनर्जी की जरूरत नहीं, हल्की सी एनर्जी हो तो आप लुढ़क के आ सकते हैं। वही चीज रिएक्टेंट को यहां से यहां तक जाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी अब अगर इसी किसी रिएक्शन के लिए मैं मान लेता हूं ये ग्राफ मुझे मिला है, अगर इसी में कैटालिस्ट मिला दूंगा तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी ये है, इसी को कैटालिस्ट डिक्रीज कर देता है। और जब ये एनर्जी डिक्रीज हो गई तो रिएक्टेंट आसानी से जंप करके कहां चले जाते हैं? प्रोडक्ट में चले जाते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ। तो कैटालिस्ट क्या रोल प्ले करता है किसी भी रिएक्शन के लिए? कहीं ना कहीं ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। अब जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी किसी भी रिएक्शन के लिए, तो आसानी से जो प्रोडक्ट है वो इजीली प्राप्त हो जाएगा। अब इसी अगला हम लोग इसमें देख ले कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, चलिए इसको भी देख लें। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ओके, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए अब जैसे मैं ले लेता हूं, मैं सॉलिड लिक्विड गैस ले लेता हूं, तो कहीं ना कहीं गैस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है बहुत कम होता है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो गैस की रिएक्शन लिक्विड और सॉलिड की अपेक्षा क्या होगी? फास्ट होगी। तो इसका मतलब कहीं कहीं मैटर के नेचर पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, सॉलिड की रिएक्शन लिक्विड और गैस से स्लो हो जाएगी। ओके, और अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट लिया हमने, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदलने के लिए होता क्या है? वास्तव में रिएक्टेंट में कुछ बॉन्ड टूटते हैं, तब जाके प्रोडक्ट में कुछ बॉन्ड बनते हैं। या आप समय के साथ देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब अगर जो रिएक्टेंट में जो बॉन्ड है वो वीक हो तो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। अगर यही बॉन्ड स्ट्रांग हो, टूटना जल्दी चाहे ना, तो रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन से कराऊं, नेसेंट माने नवजात ऑक्सीजन से, तो बनेगा NO2। और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन से कराऊं तो बनेगा CO2। देखा गया ये रिएक्शन फास्ट होती है, ये एक्सपेरिमेंटली है, ये स्लो होती है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को मैं बता दे रहा हूं आपको। वैसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 11th के चैप्टर में है। यनो के बीच 2.5 बॉन्ड होता है, 2.5 बॉन्ड्स होते हैं, जबकि CO के बीच 3 बॉन्ड्स होता है। अब यहाँ 2.5 बॉन्ड है, यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 होते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है। अब इनको तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो जो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, तो इसकी रिएक्शन स्लो होती है। ये 11th के MOT से आप समझ सकते हैं। इसमें 2.5 बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड कहीं कहीं वीक है, इसलिए इसकी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो लगे हाथ हम लोग नेचर ऑफ मैटर को समझ ही गए हैं। अब आगे अब देख लें इसको कि कभी कभी क्या होता है, रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। रिएक्टेंट जो भी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया, ये भी एक फैक्टर अफेक्टिंग है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मैं मान लेता हूं, अगर मैं रिएक्शन कराऊं H2 प्लस O2 का, यहां प्लेटिनम में प्लेटिनम पीस ले लो, केवल प्लेटिनम पीस, प्लेटिनम के टुकड़े, मेटल है प्लेटिनम, कैटालिस्ट है, तो प्रोडक्ट तो बनता है 2H2O बनेगा, लेकिन देखा गया ये प्रोसेस स्लो था। और यहीं जब मैंने क्या किया, प्लेटिनम पाउडर ले लिया, प्लेटिनम पाउडर। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, कहीं ना कहीं
पाउडर और पीस में सरफेस एरिया पाउडर का ज्यादा होता है। भाई पाउडर मतलब पार्टिकल दूर दूर चले गए, गैसियस फॉर्म, गैसियस नहीं मतलब पार्टिकल पाउडर फॉर्म में आने का मतलब पिस गए और उनका एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया। तो प्लेटिनम पाउडर में देखा गया यही रिएक्शन सेम होती है बट फास्ट होती है। क्लियर? तो अब देखिए एक्सप्लोजर ऑफ लाइट रेडिएशन भी देख लीजिए, अगला फैक्टर है एक्सप्लोजर ऑफ लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर। देखिए जैसे अगर मैं H2 प्लस Cl2 की रिएक्शन कराऊं, अब्सेंस ऑफ लाइट ABSEN, अब्सेंस ऑफ लाइट में देखा गया प्रोडक्ट तो बनता है 2HCl बट स्लो प्रोसेस होता है, रिएक्शन जो है रेट स्लो होता है। लेकिन अगर मैं यही लाइट ले लूं, H मींस प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो देखा गया ये प्रोसेस या ये रिएक्शन 2HCl का बनना ये फास्ट था, 2HCl का बनना फास्ट था। तो कहीं ना कहीं ये बातें क्लियर हो गई कि लाइट रेडिएशन का भी। भाई देखिए लाइट रेडिएशन की अभी इसका एग्जांपल मैं और भी बता सकता हूं। अब आपको करना है क्या, ये एग्जांपल लिख के बुक से आप मैटर बना लीजिए, या मैं जो बोल रहा हूं उसको भी आप सुन के लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, कोई जरूरी नहीं कि बुकिस्ट बने आप। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूं, CH4 की रिएक्शन में क्लोरीन से कराऊं, CH4 की रिएक्शन, ये मेथेन की रिएक्शन 11th क्लास की है। अगर मैं लाइट ना लूं तो नो रिएक्शन, लेकिन यही जब हम लाइट ले लेते हैं CH4 प्लस Cl2, लाइट ले लेते हैं, लाइट रेडिएशन ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट बनता है CH3Cl प्लस HCl। इसका मतलब लाइट का भी कहीं कहीं रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत बड़ा रोल होता है। ये रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में नहीं होती है, अगर होगी भी तो बहुत कम होती है, तो ना मान के चलते हैं हम लोग। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके।